जय हिंद। इससे पहले हम आपको बताते हैं नंबर्स के बारे में। नंबर्स के बारे में कुछ जानकारी दिया था, जो कि हमारे नंबर सिस्टम का 3 से 4 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज हम अगले लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। अगले लेक्चर की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आप पिछली क्लास का रिविजन जरूर किया कीजिए, क्योंकि फिर आपको आगे तो समझ आएगा, लेकिन पीछे वाला कहीं भूल ना जाए। तो एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं, उसके बाद आज के नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये शायद 4 से 5 लेक्चर है, आप देख लीजिएगा, शुरुआत से देखिए। चलिए हम पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हॉल नंबर का। हॉल नंबर में आपको बताता है कि हॉल नंबर क्या होते हैं। हॉल नंबर क्या होता है? जो कि 0 से शुरुआत होता है और अनंत तक चलता है। अच्छा, आपसे ये कोई पूछ ले कि सबसे छोटा हॉल नंबर कौन सा होता है, तो बोल दिए 0। और सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1। अच्छा, आपसे ये कोई पूछे कि सबसे बड़ा होल नंबर क्या होता है? देखिए, सबसे बड़ा होल नंबर इनफाइनाइट होता है। जैसे कि इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है, आप ये मान के चलिए कि आपसे कोई ये पूछ ले कि देश का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो आपके शायद जुबान पे ये आंसर आ जाए कि अंबानी या अडानी या कोई भी हो सकता है, जो अभी फिलहाल प्रेजेंट में चल रहा हो। बट आपसे ये पूछा है कि देश का सबसे गरीब व्यक्ति बताइए, तो इसका कोई आंसर पॉसिबल नहीं है ना, तो हम बोल सकते हैं कोई भी हो सकता है। तो वैसे ही इसका जो है सबसे बड़ा होल नंबर की बात की जाए तो सबसे बड़ा होल नंबर इनफाइनाइट होता है। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट होता है, लेकिन उसमें लिमिट लगा दे कि सबसे बड़ा 2 अंकों की सबसे बड़ी होल नंबर कौन सी होती है, तो वहाँ पे आपको 99 आंसर करना पड़ेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। पहले हमने पढ़ा था व्हाट क्या होता है। दूसरा हमने पढ़ा था परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। पहले पूर्ववर्ती संख्या वो होती है जो जस्ट पहले होते हैं। जैसे कि मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरा पूर्ववर्ती भाई है, मेरा कोई परवर्ती भाई नहीं है, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ घर में। इस हिसाब से मेरा कोई भी पूर्ववर्ती पॉसिबल नहीं है, परवर्ती पॉसिबल है। कोई भी चीज़ के रिस्पेक्ट में लिया जा सकता है, चाहे अंकों के नंबर रिस्पेक्ट में लीजिए, किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में लीजिए। तो 17 मान लेते हैं एक संख्या होगी, उसका पूर्ववर्ती पहले देखते हैं। पूर्ववर्ती कौन सा होगा? 16। और परवर्ती पूछा जाए तो जस्ट 17 के बाद जो होगा वो होगा हमारा परवर्ती। यानी कि मान लेते हैं कोई ए नंबर होगा, छोड़िए हटाइए, एक है कोई, ठीक है, यहाँ पे 17 16। अब आगे चलते हैं। हमने पढ़ा था इसके प्रॉपर्टीज को लेकर। प्रॉपर्टीज में आपको सबसे पहले बताया था क्लोज्ड लॉ कहते हैं या क्लोज्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी 2 चीज़ों को जोड़िएगा तो उसका जो थर्ड चीज़ होगा वो उसी बिरादरी, उसी जाति का एक समूह होगा। जैसे हम बोलो 1 किलो आम प्लस 1 किलो आम, 2 किलो आम बनने पर कोई गाजर का हलवा तो नहीं बन जाता। 2 किलो आम जोड़ने पर एक यूनिट चेंज हुआ, बट आम तो आम सेम है ना। इसी तरह से 1 ईंट और प्लस 1 ईंट तो जोड़ने पर 2 ईंट बना। उसका ईंट वाला कॉन्सेप्ट सेम था, बट यूनिट चेंज ही हुआ, बस यूनिट ही चेंज होगा, बट उसका जो मूल चीज़ है वो सेम होगा। ये हमारा क्लोज्ड लॉ कहता है। नेक्स्ट चलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसे कहते हैं क्रम विनियमितता नियम। यानी कि किसी भी क्रम में जोड़ने पर, चाहे तो a प्लस बी जोड़िए या b प्लस ए जोड़िए, इसमें दोनों का मान समान आया तो उसमें कम्यूटेटिव लॉ लगता है, और समान नहीं आता तो उसमें कम्यूटेटिव लॉ नहीं लगेगा। तीसरा हमने पढ़ा था एसोसिएटिव में क्या होता है कि किसी भी 2 चीज़ को पहले कैलकुलेट किया जाए और अगले 2 चीज़ को अगले एक चीज़ को बाद में कैलकुलेट किया जाए, इस तरह से। और इस तरह से मतलब आप समझ रहे होंगे जो लिखा हुआ है उस हिसाब से बता रहे हैं कि 3 चीज़ दिया, 3 में से हम पहले 2 को निपटा दिए, फिर तीसरे निपटा रहे हैं। और दूसरे क्रम में हम क्या कर रहे हैं कि पहले को वैसे एज इट इज रखे, फिर दूसरे और तीसरे को हमने सॉल्व किया और उसको साथ पहला जोड़ा। अगर यदि ये आंसर सेम आता है, मतलब दोनों इक्वल आता है, तो मान लेते हैं वहाँ पर एसोसिएटिव लॉ लगता है। इसे कहते हैं सहचारी नियम या सहचारिता नियम। हिंदी में कई सारे नाम है, बट हिंदी इंग्लिश आप याद रखिएगा, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है। इसके अलावा भी 2 प्रॉपर्टी है। एक है आपका आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी 2 प्रकार के होते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है? इसका हिंदी होता है योगात्मक, तत्समक
और इसे कहते हैं गुणात्मक तत्समक। ठीक है, हिंदी आप लिख लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि कोई भी संख्या, ऐसा कोई संख्या बताइए जो कि ए में जोड़ने पर उसका आंसर सेम रहे। तो ए में 0 जोड़िए या 0 में ए जोड़िए, आंसर हमेशा ए ही आएगा। तो कहते हैं किसी भी संख्या का एडिटिव आइडेंटिटी पूछे या योगात्मक तत्समक पूछे तो उसको बोलिए 0। वैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जिसे कहते हैं गुणात्मक तत्समक, हिंदी में कहते हैं। वो होता है 1, किसी भी संख्या को 1 से गुना कीजिए या फिर 1 से किसी संख्या को गुना कीजिए, उसका आंसर सेम आएगा। ए से किसी संख्या को गुना कीजिए, ए ही आएगा, और 1 से किसी संख्या को गुना कीजिए, वो भी 1 ही आएगा। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी। थर्ड आता है इनवर्स। इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स भी 2 प्रकार के, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं, जिसे कहते हैं व्युत्क्रम गुणात्मक व्युत्क्रम। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक व्युत्क्रम। थोड़ा हिंदी कॉम्प्लिकेटेड है, देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कहता है एडिटिव में क्या होता है कि किसी भी 2 संख्या को जोड़ने पर उसका मान 0 हो जाए तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a। क्या होगा, -a। ये थोड़ा सा नहीं बताया था, इसलिए थोड़ा सा डीप में बता रहे हैं। और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि ऐसी कोई संख्या बताइए जिसको कि a से गुना करने पर आंसर 1 बन जाए, तो इसका आंसर होगा 1/a। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलते हैं आज की ओर, और आज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एवं हम देख लेते हैं ओवरऑल कि हमारा चल कहाँ से रहा था, क्या चल रहा था। सबसे पहले हमने बताया था आपको कि हमारा चला था नंबर सिस्टम, राइट। नंबर सिस्टम में क्या चला था, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के अंदर पढ़े थे हम लोग इसके हम अंदर पढ़ लेते। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने 2 भागों में बांटा था। एक का नाम था रियल नंबर, और दूसरा का नाम था इरेशनल नंबर, सॉरी इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर के हमने 2 पार्ट पढ़े थे। सर रियल नंबर के हमने 2 पार्ट पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने रैशनल, और पढ़ा था दूसरा इरेशनल। नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर को हमने बांटा था किसमें, पूर्णांक में। पूर्णांक यानी कि इंटीजर, और इंटीजर को हमने 2 भागों में बांटा था, जो कि एक था नेगेटिव नंबर और दूसरा था होल नंबर। होल नंबर को हमने 2 भागों में बांटा था, एक तो था हमारा 0, दूसरा था हमारा नेचुरल नंबर। हाँ, और सबसे पहले वाले वीडियो में आपको याद होगा कि सबसे पहले वाले वीडियो में हमने यही किया था कि नेचुरल नंबर के बारे में बेसिक जानकारी इकट्ठा किया था। बेसिक जानकारी कहने वाला ये है कि नंबर्स को कैसे पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, रोमन नंबर क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हमने सबसे पहली वाली वीडियो जो शुरुआत किया था वहाँ से पढ़ा था। उसके बाद हमने बताया था आपको, जो जस्ट उसके बाद वाले चैप्टर शुरू किया था, होल नंबर के बारे में कुछ जानकारी दिया था। इसके अलावा आज हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसमें हमने क्या पढ़ा था, बेसिक हमने पढ़ा
उसके बाद आज हम पढ़ेंगे इसमें क्या, इसमें पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव यानी कि फैक्टर पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे इसे मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल के बाद पढ़ेंगे क्या, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑडिबल के बाद जो प्राइम और कंपोजिट। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो ये हमारा चलेगा। ये हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने बेसिक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो शुरुआती वीडियो में था। शुरुआत के 2 वीडियो शायद इसी पे थे। उसके हमने अगले 2 वीडियो पढ़ा था किस पे, होल नंबर पे। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव एंड फैक्टर। चलिए आज हम इसको पढ़ते हैं। इससे पहले आपको उतारना तो उतार लीजिए, बाकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी हम यहाँ चल रहे हैं। जैसे हम अगले चीज पे बढ़ेंगे तो फिर से आपको एक बार ये बना के दिखाएंगे आपको, ताकि दिमाग में चलता रहे कि हम चल कहाँ रहे हैं। जैसे आप कभी कोई गेम वगैरह खेलते होंगे मोबाइल पे, तो उसमें क्या होता है कि एक बड़ा स्क्रीन होता है, एक साइड में छोटा स्क्रीन होता है। कि छोटा स्क्रीन इंडिकेट करता है कि एक्चुअल में आपका लोकेशन कहाँ पे फिलहाल, और बाकी तो बड़ा दिखाता है कि अभी हम कहाँ पे हैं, पूरा वो दिखाता है। तो आपको एक माइंड मैप भी ध्यान रखना चाहिए कहाँ पे हम चल रहे हैं एक्चुअल में, अदरवाइज रास्ते में कहीं भी भटक सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमें पढ़ना है फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। फैक्टर यानी कि गुणनखंड और मल्टीपल यानी कि गुणज। तो हिंदी वाले टर्म थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और हो सके तो लिख भी लीजिएगा। तो हमारा पहला टॉपिक है आज का फैक्टर। फैक्टर यानी कि हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है कि गुणनखंड से मतलब ही ये बनता है कि ऐसा खंड जिससे कि गुना करने पे वापस वो संख्या प्राप्त होता है, उसे गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, गुना करने पे वापस प्राप्त की गई संख्या जो होती है उसे गुणनखंड कहते हैं। इसी डेफिनेशन को आप लिख लीजिए इस प्रकार से कि वैसा संख्याओं का वह खंड जिसको गुना करने पे वापस दी गई संख्या प्राप्त की जा सके उसे ही गुणनखंड कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि 12 के क्या गुणनखंड हो सकते हैं। अच्छा, गुणनखंड की परिभाषा आप लिख लीजिएगा या लिख देता हूँ। दी गई संख्या क्या ऐसे खंड दी खंड यानी कि टुकड़े जिसको वापस दी गई संख्या ठीक है, दी गई संख्या के ऐसे खंड यानी कि टुकड़े जिसको आपस में गुना करने पर वापस वो संख्या मिल सके उसे कहते हैं गुणनखंड। गुणनखंड निकालने की 3 विधियां हैं, तो एक एक करके विधियों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला देख लेते हैं, वे फर्स्ट। पहला विधि क्या कहता है कि थिंक एंड राइट। थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि मान लेते 12 के लिखते हैं, तो 12 के लिए क्या होता है, 12 गुणनखंड होता है 1,
2 हो सकता है, 3, यानी कि ये सोचिए कि क्या 12 1 से भाग हो सकता है? हाँ, 12 1 से भाग हो सकता है, 2 से बिल्कुल, 3 से ऐसे ही। तो आप सोच सोच के लिखिएगा। तो ये छोटी संख्या पॉसिबल होता है, लिख लेते हैं। 1 2 3 4 भी हो सकता है, 5 नहीं 6 हो सकता है और 12 हो सकता है। तो 12 के केवल और केवल इतने गुणनखंड पॉसिबल है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है? वे टू ये होता है कि इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। मल्टीप्लाई करने में क्या होता है कि जैसे 12 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? 12 को हम कह सकते हैं कि 1 गुना 12 कह सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? 1 गुना 12 हो सकता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि 2 गुना 6 भी तो हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? 3 गुना 4। ध्यान रखिएगा, जब भी दो संख्याओं का लास्ट गुणनखंड ऐसा हो कि उसका अंतर 0 मतलब 1 बच जाए, तो समझिए उसके आगे कोई संभव नहीं है। चाहे तो 1 बच जाए या फिर 1 हो या फिर 0 हो, ठीक है। जैसे कि 5 गुना 5 आ जाए तो समझो उसके बाद फिर उसका गुणनखंड पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इस तरह से 12 के ये सारे गुणनखंड होते हैं, और जितनी संख्या है ये 12वें गुणनखंड कहलाएंगे। यानी कि 1 12 2 6 और 3 4, देखिए यहाँ पे वही मिल रहा होगा। और इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो गुणनखंड होते हैं उनकी संख्या हमेशा पेयर में होती है। पेयर में मतलब युग्मों में होती है, वो सिंगल कभी भी पॉसिबल नहीं है। बोल देगा किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या है 7, यानी कि उसके गुणनखंड 7 है। जैसे मान लेते हैं ए कोई संख्या है, ए के गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 मान लेते हैं, तो क्या ये गुणनखंड सही लिखा गया है? तो बोलिएगा नहीं। जब भी गुणनखंडों की संख्या होगी, चाहे तो 2 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा 10 होगा। हमारे इस केस में देखा तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, हमेशा ऑड इवन नंबर में आएगी। ऑड नंबर कभी भी पॉसिबल नहीं है उनके गुणनखंडों की संख्या। आगे बढ़ते हैं। 2 तरीका हो गया। अच्छा, इसी को एक और तरीके से लिखा जाता है, मतलब वे टू का ही एक दूसरा नाम है, इसे कहते हैं फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री। तो वे थर्ड जगह वे थर्ड, इसको कहते हैं फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री में क्या होता है कि उसको ट्री के रूप में एक फॉर्म कर दिया जाता है। जैसे 12 को ही देख लेते हैं, तो 12 के 2 टुकड़े, एक तो 1 होगा और दूसरा कितना होगा? 12। फिर इस 12 को 2 टुकड़े कीजिए, 2 और 6। इस 6 को फिर 2 टुकड़ा, 2 और 3। 6 को 2 टुकड़ा, 2 से उसका 3 से, सॉरी हाँ 3 और ये 2। तो 1 2 3 3 को 12, हाँ ठीक है। तो ये भी सारे क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। 3 और 4 तो हो सकता था। हाँ, इसके और भी हो सकते हैं। यहाँ पे इसको उल्टा भी लिख सकते थे, 3 और 4, 3 और 4। तो इस तरह से फैक्टर ट्री को भी दर्शा सकते हैं। थर्ड भी हो सकता है ये। तो इसमें से जो भी संख्या एक एक प्रकार लीजिए। आप देखिए 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी हो रहा है, तो 3 3 मत लीजिएगा। जो एक होगा मतलब एक टाइप के संख्या को उठा कर लिखिएगा, वो उसके गुणनखंड कहलाएंगे। आई होप आपको ये गुणनखंड निकालना आ गया होगा। चलिए गुणनखंड की कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टी है कि एक सभी पहला प्रॉपर्टी है कि एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। यानी कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। एक
पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितने भी गुणनखंड होंगे उनकी जो उनका जो मान होगा यानी कि उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा गुणनखंड से छोटी या उसके बराबर होगी। गुणनखंड के प्रत्येक गुणनखंड का मान दी गई संख्या के दी गई संख्या के गुणनखंड का मान दी गई संख्या से छोटी व बराबर होगी। इसका कहने का मतलब ये है कि दी गई संख्या, अब देखिए 12 एक संख्या थी, उसके गुणनखंड हमने इतना किया, तो देखिए प्रत्येक को देखिए, पहली बात पहला लाइन याद आ गया कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, यानी किसी भी संख्या को लिखेगा वो तो एक होता ही है। अच्छा, जो एक होता है इसी कारण इसे कहते हैं, एक को यूनिवर्सल फैक्टर भी कहते हैं। इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, यूनिवर्सल फैक्टर। एक जो है एक तरह का यूनिवर्सल फैक्टर होता है, यूनिवर्सल फैक्टर, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक या सार्वत्रिक गुणनखंड के नाम से जाना जाता है। तो एक हिंदी लिख लेते हैं, सार्वभौमिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। तो एक तो सबसे भाग होगा, ये बात समझ आ गया। दूसरी बात हमने क्या लिखा, दूसरा लाइन हमने लिखा कि दी गई संख्या के प्रत्येक गुणनखंड का मान, दी गई संख्या, ठीक है, उसके प्रत्येक गुणनखंड का मान जो आएगा दी गई संख्या से छोटी या वह बराबर होगा। ठीक है, 12 से छोटी है 1, 2, 3, 4, 6, ये छोटा और 12 बराबर है। तो ये बोला गया कि दी गई संख्या के प्रत्येक गुणनखंड का मान दी गई संख्या से चाहे तो वो छोटी होगी या फिर उसके बराबर होगा। ठीक है। तीसरी बात, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। यानी कि देखिए कोई भी संख्या लिखा हो वो खुद का तो गुणनखंड होगा ही एटलीस्ट। यानी कि यहाँ पे देख लेते हैं, तो 12 जो है 12 से डिविजिबल होगा, 12 से भाग होगा, 12 का एक गुणनखंड 12 स्वयं भी हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, बाकी एक काम का चीज है, उसमें लिखा है कि दी गई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या को भाग करेगा। लिख लेते हैं फिर भी है तो। चौथा, दी गई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या को भाग देगा, उस संख्या को भाग करेगा, भाजक होगा लिख लेते हैं। आगे देखते हैं।
देखिए लिखा क्या कि दी गई संख्या के प्रत्येक दी गई संख्या के गुणनखंडों की संख्या, यानी जो संख्या उसके गुणनखंडों की संख्या देखते हैं 1 2 3 4 5 6 12 के आप किसी भी दुनिया में रहिए, चाहे आप इंडिया में रहिए या विदेश में रहिए, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हमेशा 12 के गुणनखंडों की संख्या हमेशा बराबर मिलेगा, मतलब 12 ही 6 ही पॉसिबल है। परिमित होता है यानी कि फाइनाइट होता है। दूसरी बात वह युग्मों में होता है, युग्म मतलब पेयर में होता है। हमने अभी बताया ना कि वो सिंगल नहीं हो सकता, मतलब कोई बोले कि किसी गुणनखंडों की संख्या 7 है 5 है और उसका 9 है, तो आप बोलिए वो गलत है, उसमें और भी गुणनखंड हो सकते हैं। तो इस तरह से 5 पॉइंट गुणनखंड के बारे में हालांकि कहीं नहीं पूछे जाएंगे, बट आपको याद होना चाहिए कि आप गुणनखंड पढ़ के आए थे। आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए, यहीं पे लिखें, यहीं लिख देते हैं। इसके अलावा है क्या, इसके अलावा हमारा है दूसरा टॉपिक है सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड इंग्लिश में लिखते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है कि ये 2 या 2 से अधिक संख्याओं का निकाला जाता है। सबसे पहली बात किसका, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का निकालता है, ये हमेशा 2 ठीक है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का निकाला जाता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि 12 और 16 का, इसके सार्वगुणनखंड निकाल देखते हैं। सबसे पहले उसके गुणनखंड लिखिए, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 12 हो सकता है। 16 देखते हैं, 1 2 3 नहीं 4 5 नहीं 6 7 और 8 हो सकता है और 16 हो सकता है। ये इसके गुणनखंड निकल गए। 2 हो या 2 से अधिक संख्या कोई भी हो, आप उसके निकाल सकते हैं। तो चलिए और देखते हैं। सार माने समान होता है, सार माने समान के लीजिए या इंग्लिश में कॉमन के लीजिए। तो इन दोनों गुणनखंड में जो जो कॉमन होगा वो उसके सार गुणनखंड होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। एक तो हमारे पास 1 कॉमन है, दूसरा 2 कॉमन है, तीसरा 4 कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 12 और 16 के कॉमन फैक्टर क्या क्या होंगे। एक तो होगा 1 तो 1 2 और 4, ये इसके कॉमन फैक्टर होंगे। अच्छा, कॉमन फैक्टर समझ आ गया। अब एक बात है, ये जो कॉमन फैक्टर है हमने बताया था, जो एक हमेशा हर संख्या का गुणनखंड होता है, इसलिए उसे हम सार्वभौमिक या यूनिवर्सल फैक्टर के नाम से जानेंगे। अब सवाल ये है कि देखिए, आपने सुना होगा अपने क्लास में या कहीं भी देखे होंगे, हमेशा उसकी ही नाम या उसके ही चर्चे होते हैं, जो कि चाहे तो टॉप किया हो या सबसे नीचे आया हो। तो हम उसके हिसाब से, उसी लॉजिक के हिसाब से या उसी हिसाब से आप याद कर लीजिएगा कि देखिए, एक तो हमारे पास सबका आता है, इसलिए हमने इसका नाम रखा यूनिवर्सल फैक्टर। अब उसमें से जो सबसे बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ा समान संख्या होता है, सबसे बड़ी सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड तो सेम होगा, सार्वगुणनखंड सबसे बड़ा वाला तो सेम होगा। तो सबसे बड़े वाले का जो नाम रखा जाता है, सबसे बड़े वाले का कहा जाता है HCF। HCF कैसे बना, तो थोड़ा समझते हैं इसको। सबसे बड़ी को लिखते हैं हाईएस्ट, उसके सार्व मान होता है कॉमन, उसके गुणनखंड का होता है फैक्टर। ठीक है, सार्वगुणनखंड इसका ये हो गया। अब देखिए, H C से कॉमन और F से फैक्टर, तो सबसे बड़ी
समान रूप से पाए जाने वाले गुणनखंड को कहते हैं सार गुणनखंड, सॉरी HCF। अच्छा, थोड़ा हिंदी मीडियम वाले के लिए देख लेते हैं कि हिंदी मीडियम में क्या क्या होता है। तो सबसे बढ़िया को जो हम लोग गणित की भाषा में लिखते हैं उसके कहते हैं महत्तम। उसके बाद सार्व यानी कि समान भी लिख सकते हैं, सम, महत्तम, सम, अपवर्त्य। ठीक है, इन दोनों को मिला के लिखा जाता है, इन दोनों को मिला के क्या लिखा जाता है, महत्तम। महत्तम, समा, अपवर्तीय। महत्तम, समा, अपवर्तीय। महत्तम मतलब सबसे बड़ा, समान यानी कि सम, आपने पढ़ा होगा सम द्विबाहु त्रिभुज। सम माने समान, द्वि माने दो, और बाहु माने भुजा, तो समान द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसका अपवर्ती माने होता है गुणनखंड या फिर होता है फैक्टर। तो इस हिसाब से हम हिंदी मीडियम के लिए लिखते हैं महत्तम, समा, अपवर्तीय, और इसको शॉर्टकट में ही लिखते हैं माँ, इसका माँ और इसका सा, तो माँ शा, इसी को कहते हैं मासा। ठीक है, तो मासा के बारे में आपको जानकारी मिल गया, तो नोट कर लीजिए, इसको उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बार देख लेते हैं फैक्टर में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। फैक्टर में सबसे पहले हमने पढ़ा फैक्टर, फैक्टर में पढ़ा। फैक्टर में हमने पढ़ा सबसे पहले क्या क्या, व्हाट क्या होता है, जैसे कि व्हाट माने क्या होता है, तो हमने ये देखा कि 12 का गुणनखंड देखा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 6 और 12, ये हमने देखा। इसका मतलब ये होता है। उसका दूसरा जो हमने देखा, दूसरा हम देखे कि उसके वेज को देखें, कितने तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो उसके बाद वेज पढ़ा, उसके बाद पढ़ा उनके प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज के बाद हमने क्या पढ़ा, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर बाद पढ़ा हमने क्या, HCF या एलसीएम, या HCF एलसीएम को हम कह सकते हैं कि, अच्छा कॉमन फैक्टर बाद एक परफेक्ट नंबर भी था, चलिए कोई परफेक्ट नंबर बताते हैं। परफेक्ट नंबर था, परफेक्ट नंबर का हमारा क्या है कि कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में क्या था, कॉमन फैक्टर के अंतर्गत हमने एक टॉपिक पढ़ा था, 1 मिनट बताते हैं। आप इस तरह से माइंड मैप बनाया जरूर कीजिए, इससे क्या होगा कि जो हमने पिछला लिखा था उसको वापस आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, तो आप माइंड मैप को 1 सेकंड में रिवाइज कर सकते हैं, ताकि जब एग्जाम टाइम पे आए तो उस टाइम से आप शॉर्टकट से निपटा सकते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा, इसकी कनेक्टिविटी यहाँ से, फिर ये, उसके बाद यहाँ से ये, फिर ये, उसका दिए, ये 5 चीज़ें आपको फैक्टर में पढ़ना है। तो देखते हैं, ये बताया था। उसके बाद वेज में बताया था 3 तरह के था। सबसे पहले था हमारा
थिंक एंड राइट। दूसरा बताया था क्या? दूसरा बताया था मल्टीप्लिकेटिव यानी पेयर में होता है, पेयर मल्टीपल, पेयर मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई करके, यानी 1 12 2 6 और 3 4, ये आपको बताया था। उसके बाद तीसरा बताया था क्या? फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री, ये आपको 3 तरीके बताए थे, यहाँ से लिखेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज बताया। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमने क्या बताया कि एक हर संख्या का गुणनखंड होता है, दूसरा दिए गए जितने भी संख्या होते हैं चाहे तो उनसे छोटा होगा या उनके बराबर होगा, तीसरी बात जितने भी गुणनखंड होते हैं उसको दी गई संख्या से भाग, मतलब वो दी गई संख्या को भाग करेगा। चौथा आपको बताएगा दी गई संख्या के जितने फैक्टर्स होंगे उनकी संख्या हमेशा इवन नंबर में होगी, यानी कि सम संख्या में होगी। यानी कि कोई आपको ये कहता है कि किसी भी गुणनखंड की संख्या 9 है तो आप बोल दिए वो गलत कह रहा है या उसने गलत तरीके से निकाला है। चौथी बात बताया था लास्ट में कि हर संख्या अपना स्वयं का एक गुणनखंड होता है। ये 4 या 5 पॉइंट आपको बताया था, तो आप उसको लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर बताना भूल गए थे, चलिए अभी बताते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होता है कि जब किसी संख्या का गुणनखंड जो है उसका योग, गुणनखंडों का योग लिख लेते हैं एक बार लाइन में। जब किसी संख्या के गुणनखंडों का योग, जब किसी संख्या के खंडों का योग संख्या के दुगना हो जाए, संख्या के दुगना हो। यानी कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, 6 ले लेते हैं, तो 6 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? 6 के गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। अब इसको एक बार प्लस करके देखिए तो कितना आता है? प्लस प्लस प्लस, देखिए 1 और 2 3 3 6 6 और 6 12, यानी कि 2 गुना 6। दी गई संख्या का प्रत्येक गुणनखंडों की संख्या, मतलब उसको जोड़ने पर संख्या का योग, गुणनखंडों का योग संख्या के दुगनी हो, संख्या के दुगनी हो तो उस संख्या को हम परफेक्ट नंबर या फिर क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर या फिर संपूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप 6 ले लीजिए, 6 हो सकता है, 28 हो सकता है। इस तरह से ही जितने नंबर होता है वो हमारे परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या के नाम से जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉमन फैक्टर होता था। कॉमन फैक्टर के अंतर्गत आपको ये होता था, कॉमन फैक्टर के अंतर्गत आपको होता था HCF, या फिर इसको शॉर्टकट में कहते हैं हम क्या, हिंदी में महत्तम समापवर्तीय। ठीक है, तो ये आपके फैक्टर्स के बारे में पूरी जानकारी थी, नोट कर लीजिए। इसके आगे पढ़ते हैं हम मल्टीपल के बारे में। अच्छा, आगे बढ़े इससे पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए डाउट में, वो क्या है कि जैसे 12 को लेते हैं, 12 के हमने बताया था एक होता है 1, या इसको ऐसे लिखते हैं, 12 का मल्टीपल बताया था आपको, क्या क्या बताया था? एक तो बताया था आपको 1 2 3 4 6 और 12, ये हो सकते हैं। अच्छा, अब हमको ये बताइए आप थोड़ा सा कि 0 यहाँ लिख देते हैं और यहाँ से लिख देते हैं ये। इस संख्या को काले पेन से लिखते हैं।
तो बताइए कि क्या यही केवल 12 का गुणनखंड हो सकता है या ये भी और ये भी हो सकता है? चलिए बताइए, कमेंट करके बताइएगा, याद से जरूर से बताइएगा, या अपने आप जहाँ भी बैठे हैं आप सोचिए खुद से कि क्या 12 का केवल जो ग्रीन कलर में लिखा है वही गुणनखंड है या फिर ये सारे भी गुणनखंड 12 के हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हाँ, ये सारे गुणनखंड हैं, क्योंकि 12 के ऐसे गुणनखंड जिनके गुणनखंडों जिनको वापस गुना करने पे प्राप्त संख्या 12 हो जाए तो वो भी हो सकता है। तो ये सारे पॉसिबल है। देखिए, एक को -12 से गुना कीजिएगा आएगा 12, -2 को -6 से गुना कीजिएगा 12। मतलब ऐसे गुणनखंड आपको बताया था, तोड़ने के 2 को तोड़ने के बाद आंसर हमारे पास पुरानी वाली संख्या प्राप्त हो जाए तो वो भी हो सकता है। ठीक है, 3 और 4 को गुना कीजिएगा, हमने बताया था माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो इस हिसाब से ये भी हो सकता है। अच्छा, 0 हो सकता है क्या? 0 12 गुणनखंड हो सकता है? हाँ, 0 भी 12 के गुणनखंड होंगे, क्योंकि सॉरी 0 नहीं हुआ। ओके, सॉरी 0 को एक छोड़ दीजिएगा, 0 एक अपवाद है, 0 नहीं हुआ। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जो भी 12 लिखा हो, 12 एक बार इसी को लेते हैं, 12 डिवाइड बाई -12 हो सकता है, 12 डिवाइड बाई 0 नहीं हो सकता है, 12 डिवाइड बाई नॉट पॉसिबल हो सकता है, यानी नॉट डिफाइंड ये, लेकिन 12 डिवाइड बाई 2 हो सकता है। तो इस तरह से केवल इसको छोड़ के बाकी सारी संख्या 12 गुणनखंड होंगे। लेकिन एक बात तो ध्यान रखिएगा, आज के बाद से जब भी हम आपको कोई संख्या के बारे में बताएं, यानी किसी नंबर्स के बारे में बताएं, नंबर्स का मतलब होगा, हमारा तात्पर्य होगा नेचुरल नंबर से, यानी प्राकृतिक संख्या से, क्योंकि प्रकृति रूप से ही जो पाया था उसके नंबर से होगा। यानी कह सकते हैं नेचुरल नंबर, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, क्या लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। इसको आप संख्या कह सकते हैं या फिर संख्या नहीं, नंबर। यानी जैसे बोल दूं कि मेरा दोस्त हमेशा मेरा दोस्त नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? नॉर्मली ये बोलेंगे ना कि दोस्त। तो आप ध्यान रखें, जब भी आपको संख्या के बारे में बताएं, कुछ समझ ना आ रहा तो इसका मतलब हम नेचुरल संख्या की बात करें, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो है ये हमारा जनरली पॉसिबल है, यानी कि जनरली, इन जनरल या जनरल कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे जो है, इसको छोड़ दीजिए तो नहीं है, ये सारे के सारे पॉसिबल है, लेकिन ये मैथमेटिकली पॉसिबल है, लेकिन रियल लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं है। केवल लिख लेते हैं मैथमेटिकली, ये सिर्फ मैथ्स में पॉसिबल है। होता क्या है कि जैसे 12 के टुकड़े करने हो, एक्चुअली 0 और माइनस का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, रियल लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं होता। अब एक बात बताइए, मेरे पास 1 लाख रुपए है, आप मानेगा ठीक है 1 लाख रुपए, आपको कहे 2 लाख रुपए तो भाई बात समझ आएगा, 3 बोलेंगे तो भी समझ आएगा, 4 5 6 8 10 15 कुछ बोल सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि मेरे पास 0 लाख रुपया है, तो क्या रियल में मतलब कुछ अर्थ बनता है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। मैं कहता तो मेरे पास 0 करोड़ रुपीस है, तो भी फिर भी वही हाल होगा ना, 0 ही। और मैं बोलूँ मेरे पास 0 अरब रुपया है, तो भी 0। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब थोड़ा सा माइनस में आते हैं, मैं कहता हूँ मेरे पास -3 लाख रुपए है, तो -3 लाख रुपए से आपको क्या समझ में आता है कि 3 लाख रुपए है नहीं है? ये हमें जस्ट दर्शाने के लिए, बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम माइनस का चिन्ह यूज़ करते हैं या 0 का चिन्ह यूज़ करते हैं। बट वास्तव में इसका कोई लेना देना जनरल में पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आपको बता दिया कि -2 भी 12 के एक गुणनखंड होंगे। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं, आगे हम चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे मल्टीपल के बारे में। ध्यान रखिएगा कि मैथमेटिकली ये पॉसिबल है, बट जनरल में हम ये बताएंगे। आइए पूछेगा 12 के सबसे छोटे गुणनखंड का नाम बताइए, तो सबसे छोटा गुणनखंड होगा 1। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा? 1, ना कि 0 और ना कि -12, ये छोटा गुणनखंड नहीं होगा।
एक क्वेश्चन ये आया था कि जैसे इसको देख लेते हैं, 12 के गुणनखंड नहीं होंगे। तो ऑप्शन में ए में था ए था क्या -2, बी था -1, सी था 5, -1 में प्लस था और डी था -12। बताइए इसमें कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर सही हुआ, इनमें से कौन सा आंसर सही हुआ। कई लोग ये सोचते हैं कि माइनस तो हो ही नहीं सकता है इसलिए गलत है, और 5 भी नहीं हो सकता तो दोनों ऑप्शन गलत है। इसका मतलब जो एग्जामिनर है यानी कि जिसने प्रिंटिंग किया वो गलती कर दिया, बट ऐसा नहीं है। उसके हिसाब से ये 2 तो आपको पता है, ये 1 भी इसके गुणनखंड होंगे और -12 भी इसके गुणनखंड होंगे। यानी कि आप कन्फ्यूज में तो ये है कि हाँ क्वेश्चन मिस्टेक हो गया या क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक। क्वेश्चन मिस्टेक नहीं है, एक्चुअली आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, इसलिए आपको क्लियर कर रहा है कि -12 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 से पूरा भाग नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है गुणज। गुणज यानी मल्टीपल। दूसरा टॉपिक, दूसरा यानी तीसरा टॉपिक है हमारे पास गुणज। गुणज या फिर इंग्लिश में कहता है मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल होता है जब किसी भी संख्या को किसी भी पूर्णांक से गुना कर वह संख्या जो किसी संख्या में ठीक है। वह संख्या जो दी गई संख्या को किसी भी पूर्णांक से गुना कर प्राप्त संख्या है। यानी कि ऐसी संख्या जो किसी भी पूर्णांक से आप गुना कीजिए और उसके बाद जो आपको संख्या मिलती है वो सारे के सारे गुणज कहलाएगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं 7 को, 7 के गुणज क्या क्या हो सकते हैं? 7 के गुणज 0 हो सकता है। उसके बाद 7 गुणज क्या क्या हो सकते हैं? तो 7 होगा, उसके बाद 14 होगा, उसके बाद 21 होगा, 21 और 28 और ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये हो गए 7 के गुणज। अब बात करें 7 के गुणज हो गए। अब बात हुई थी यहाँ पे पूर्णांक की। तो पूर्णांक में क्या, पूर्णांक मतलब वही होता ना कि 1 से लेकर कुछ आगे तक बढ़ता है, 1 2 3 4 ये आगे बढ़ेगा 0 और इसके बाद माइनस में होगा -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से चलेगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यही नहीं इसके अलावा भी, इसको आप हरे से लिख लीजिएगा एक बार। 7 होगा, 14 होगा, 28 होगा, 21 होगा, सॉरी 21 28 और ये हमेशा चलता रहेगा। इसी तरह से हम इधर आ जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास क्या आएगा? 0 हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है? -7 -14, उसके बाद -21 और -28। ये भी यहाँ पे इनफाइनाइट रूप से चलता रहेगा। ठीक है, माइनस में और ये यहाँ पे प्लस के रूप में।
प्लस इनफाइनाइट। अरे मत लिखिए, बस ये चलता है, आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट। पुराना कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये यहाँ पे पूर्णांक लिखा है यानी कि इंटीजर से गुना होगा, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, डेफिनेशन के हिसाब से बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर यदि हम इस वाले की बात करें, इस वाले पोर्शन की बात करें, तो ये केवल मैथ्स में संभव है, मैथ्स में संभव है, बट रियल में इसका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन ये जो है हमारे जनरल लाइफ में संभव होता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इसीलिए हम इसको इसी को हम मानते हैं। आपसे पूछेगा 7 का सबसे छोटा गुणज बताइए, तो 7 का सबसे छोटा गुणज 7 ही होगा। उसके बाद बढ़ते जाएगा 14, 21, 28 इस तरह से बढ़ता जाएगा। लेकिन आप 7 का गुणज कभी भी -7 रियल में मत बोलिएगा, ये ऑप्शन में वैसा कुछ आता तो फिर चलेगा, बोल सकते हैं। ये हमारा जनरल यूज करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। सबसे पहला, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है, गुणज होता है प्रत्येक संख्या। प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होता है, यानी कि 7 एक खुद का एक गुणनखंड होगा। दूसरी बात, दी गई संख्या का गुणज उसके बराबर या उससे बड़ा होगा। दूसरी बात, दी गई संख्या का गुणज उसके बराबर या बराबर वह बड़ा होगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये जनरल स्टेटमेंट लिखा गया। इस हिसाब से आप देखिए, तो हमने क्या कहा, दी गई संख्या का गुणज यानी कि मल्टीपल जो होगा उसके बराबर वह उससे बड़ा होगा। तो 7 से बराबर है और 7 से बड़ा है, लेकिन ये भी पॉसिबल है बट मैथमेटिकली, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, दी गई संख्या का गुण किसी संख्या का नहीं दिख रहा क्या, ब्लैक से लिख देते हैं। किसी संख्या का किसी संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित या इनफाइनाइट। हमने कहा था गुणनखंडों की संख्या फाइनाइट होती है, गुणनखंड हमेशा किसी भी एक संख्या का उसके गुणनखंडों की संख्या को गिनेगा तो वो फाइनाइट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जस्ट उसको उल्टा, किसी संख्या के गुणजों की संख्या, जो गुणज की संख्या होंगी यानी कि 1, 2, 3, 4 जो भी है वहां से जो संख्या शुरू होता है, यानी 7 के हम देखे जाए तो यहाँ पे 4 गुणनखंड लिखे हैं, उसका डॉट 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 डाल दिया, यानी इनफाइनाइट तक चलेगा। तो वही लिखा है, दी गई किसी संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित यानी इनफाइनाइट होती है, मतलब अनंत तक जाती है। ठीक है, ये था हमारा मल्टीपल के वो। इसके आगे बढ़ते हैं,
इसके आगे आता है हमारा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर 3, चौथा टॉपिक है हमारे पास कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर नहीं, मल्टीपल। कॉमन फैक्टर या मल्टीपल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सारगुणज। सारगुणज। सारगुणज क्या होती है? ये 2 या 2 से अधिक संख्याओं का निकाला जाता है। ये 2 या 2 से अधिक का ये 2 या 2 से अधिक संख्याओं का निकाला जाता है। दूसरी बात नहीं, बस इतनी ही, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का निकाला जाता है। अब देखते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं, मान लेते हैं 12 और 14, इसके गुणज निकालना है, इसके सार गुणज निकालना है। तो इसके सार गुणज लिखने से पहले आप इसके गुणज लिखे, जैसे हमने उसमें गुणनखंड में गुणनखंड निकाला था, तो इसमें आप गुणज निकालिए। तो 12 के गुणज लिखिए। कुछ कहाँ से लिखेगा? 12 गुणज कहाँ से? माइनस वाले से या प्लस वाले से या जीरो से? हमेशा यहाँ से प्लस से। तो पहला गुणज होगा 12, 24, 36, 48, उसके बाद 60, 72, 72 हो गया, 12 से 84, 12 से 96, 12 108, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 120। ठीक है, उसके बाद 136 होगा, कितना होगा? 132, इस तरह से होगा। तो ये 12 के गुणज लिखा, बट गुणज यहीं खत्म नहीं होता, और भी आगे चल सकता है। अब बात करते हैं 14 की। 14 की लिखते हैं, तो 14, तो इस तरह से हमने 2 गुणनखंड लिखे हैं। तो ये इसके सार गुणज हुआ। लेकिन बात है कि इसके सार गुणज कौन से होंगे? तो देखिए, जो समान रूप से पाया जाता हो। कौन कौन से समान है इसमें? देखिए, कुछ है समान। 56 कहीं नहीं दिख रहा, 70 भी कहीं नहीं दिख रहा, उसके 84, हाँ 84 है। ठीक है, 84 है, उसके आगे कोई नहीं, 84 है, बाकी और आगे हो सकता है, कोई मिल जाए तो देख लीजिएगा। तो इस तरह से 12 और 14 के 12 और 14 के कॉमन मल्टीपल क्या होंगे? कॉमन मल्टीपल क्या होंगे? कॉमन मल्टीपल 84 हो सकता है, बाकी इसके अलावा भी और भी होगा, बट हमें अभी फिलहाल याद करिएगा, टाइम लग जाएगा, बट हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये आता है कि सबसे छोटा। अब देखिए, अगर ये हम इसके मल्टीपल को चेक करते जाएं तो इनफाइनाइट रूप से बहुत सारे होंगे। जब बहुत सारे होंगे तो हमें बहुत सारे से तो मतलब नहीं है। हमने आपको क्या बताया था, किसी भी क्लास में या किसी भी जगह पे उसी व्यक्ति की चर्चा होती है सबसे ज़्यादा, जो सबसे टॉप लेवल पर काम कर रहा होता या सबसे लो लेवल पर काम कर रहा था। तो इसमें देखा जाए टॉप लेवल का तो पता नहीं टॉप लेवल कहाँ तक जाएगा, लेकिन सबसे लो वाले तो फिक्स होगा ना कि 84 से नीचे कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो इस सबसे छोटे वाले का विशेष नाम रख दिया जाता है। तो देखते हैं सबसे छोटा वाला, तो हम कह सकते हैं सबसे छोटा, सबसे छोटा क्या है? सारगुणज। सार सबसे छोटा सारगुणज। तो सबसे छोटा सारगुणज, इसको क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं, सबसे छोटे को लिखते हैं हम लोरेस्ट। लोरेस्ट।
लोरेस्ट, उसके कॉमन, शार्प को हम लिखते हैं कॉमन, उसके बाद मल्टीपल, मल्टीपल, लोरेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं हम एल एल सी एम, सी एम। इसको हिंदी में देख लेते हैं एक बार। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं लघुत्तम, नीचे लिख देते हैं समा सम अपवर्तक, अपवर्तीय, क्या लिखते हैं इसको? अपवर्तीय, अपवर्तीय कह सकते हैं, या इन दोनों को मिला दिया जाता है। इन दोनों को मिला देने के बाद क्या लिखते हैं? लघुत्तम समापवर्तीय, इसको लिखते हैं शॉर्टकट में ला सा, इसको लिखते हैं ला सा, ला सा शॉर्टकट में। ठीक है, देखिए लघुत्तम माने होता है सबसे छोटा, सम माने आपको बताया था थोड़ी देर पहले समान, सम द्विबाहु त्रिभुज। अपवर्तीय माने होता है गुणज, अब उसके बाद होता है अपवर्तीय, उसको कहते हैं वहां पर पढ़ा था क्या? अपवर्तक। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था अपवर्तक, जिसका मतलब था गुणनखंड। ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ा है? अपवर्तीय। अपवर्तीय माने होता है गुणज। ध्यान रखिएगा, ये दोनों में वर्ड में अंतर ध्यान रखिएगा। इसको कहते हैं फैक्टर, इसको कहते हैं मल्टीपल, फैक्टर और मल्टीपल, इसको कहते हैं क्या? मल्टीपल। इसको कहते हैं क्या? फैक्टर। शॉर्टकट बता दिया, लघुत्तम। अच्छा बोल देंगे कि 12 और 14 का लघुत्तम बताए तो ठीक है, लिख लीजिएगा 12 और 14 के LCM कह दे, या कहते हैं आपको लासा, लासा होगा ना? हाँ लासा। तो ये क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 12 और 14 का लघुत्तम LCM क्या होगा? ये होगा कितना? 84। यानी कि 84 वो सबसे छोटी संख्या है जिसे कि 12 और 14 दोनों से डिवाइड किया जा सकता है। तो ये था हमारा मल्टीपल के बारे में। ठीक है, एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसके बाद लिखते हैं इसका शॉर्ट नोट और आज की क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, ले लिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हमने मल्टीपल में अब क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने मल्टीपल पढ़ा, मल्टीपल, मल्टीपल यानी कि गुणज पढ़ा। गुणज के हमने सबसे पहले इसमें क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा वर्ड क्या होता है, उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। इसको निकालने के कोई तरीके नहीं थे, एक निकालने के एक ही तरीके थे कि उनको किसी भी इंटीजर से गुना कर दिया, तो इसके निकालने के तरीके के ऊपर ध्यान नहीं थे। इसके आगे हमने पढ़ा था सबसे पहले इसका गुणज यानी कि मल्टीपल, सॉरी प्रॉपर्टी।
मल्टीपल्स पढ़े थे। उसके प्रॉपर्टीज पढ़ा था, प्रॉपर्टीज पढ़ा था आपको कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल हमने पढ़ा था, प्रॉपर्टीज पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा था व्हाट। व्हाट क्या होता है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि 7 के गुणज को लिखना है। 7 के गुणज लिखना है। इसको कनेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ से, पहले यहाँ से कनेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। 3 बातें हमने मल्टीपल में पढ़ा और 3 बातें ही फिलहाल के लिए काम आएगी, बाकी आगे जो होगा देख लेंगे हम। 7 के बोल देते हैं, तो 7 के हमने जनरली क्या पढ़ा था, 7 होता है, 14 होता है और उसके बाद क्या होता है 21, और ये चलता रहेगा। दूसरी बात प्रॉपर्टीज पढ़ा था। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था किसी भी संख्या का स्वयं एक प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी संख्या स्वयं का एक गुणज होता है। दूसरी बात पढ़ा था जितने भी गुणज होंगे, गुणज का मान जो होगा वो दी गई संख्या से बड़ा या बराबर होगा। तीसरी बात हमने क्या पढ़ा था कि इसकी संख्या इनफाइनाइट रूप से चलती है। ये 3 प्रॉपर्टीज पढ़ा था हमने, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा। अब आगे करते हैं इसमें हमने पढ़ा था एलसीएम, जिसे कि लासा, ला और सा के नाम से जाना जाता है। ये हमने 3 बातें पढ़ी है अभी तक। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए और जो चीज़ें आपको दिए थे उसको रिवाइज करते रहिए। कल एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे, और जब तक के लिए जय हिंद।